ओके, दैट इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एजुकेशन ऑफ कॉमर्स। हमारे आगे के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से इंग्लिश वो स्कूल में बच्चों को टेक्स्ट बुक के रूप में आया, कौन कौन लोगों ने उनके खिलाफ क्रिटिसाइज़ किया, वो ओरिएंटल स्टडी के खिलाफ, और साथ फिर उन लोगों ने वो जो किया उनके कारण इंग्लिश सब्जेक्ट वो हमारे टेक्स्ट बुक में बच्चों के लिए आ गया। तो अब ये एजुकेशन कॉमर्स मतलब कि बिजनेस रिलेटेड इकोनॉमिकली कैसे ऐड हुआ। तो in 1854 the court of directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the governor general in India issued by the Charles Wood, the president of the board of control the company. It has come to know the Wood's dispatch and outlining the educational policy that was the follow in India, and it emphasized once again and practical benefit of system of Europe learning as opposed to Oriental knowledge। मतलब कि क्या हुआ कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट के जो डायरेक्टर थे उन्होंने जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, चार्ल्स वुड, उनको ये फॉलो करने को बोला कि अब से ये एजुकेशंस में इंग्लिश जो है वो कॉमर्शियली कैसे यूज होगा। तो उन्होंने वुड्स डिस्पैच करके एक आउटलाइन बनाई जिनसे ओरिएंटल नॉलेज का अपोज हुआ, और यूरोपियन लर्निंग में ओरिएंटल नॉलेज का अपोज होने के बाद इंग्लिश प्रैक्टिकली यूज होने लगा। One of the practical use of the dispatch pointed to was economic. European learning, it said, would enable Indians to recognize the advantage that flow from the expansion of trade and commerce। कि उन लोगों ने क्या किया कि ट्रेड और कॉमर्स में भी इंग्लिश को डाल दिया, जिससे क्या पता चला, जिससे ये पता चला कि उन लोगों को ट्रेड और कॉमर्स में क्या क्या एडवांटेज है, उनसे उनका क्या बेनिफिट होगा, किस तरीके ये सब कुछ होगा। तो उन सभी ने उनमें तो उसके कारण क्या हुआ कि इंट्रोड्यूस देम टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिजायर एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स, फॉर इंडियंस वुड बिगेन टू अप्रिशिएट टू बाय थिंग्स वर प्रोड्यूस इन यूरोप। मतलब कि इंडियन लोग यूरोप से अफेक्ट हो और उनके टेस्ट और डिजायर्स भी चेंज हो, और जो डिमांड ब्रिटिश गुड्स जो चाहते थे कि जो इंडिया की चीज़ें के अलावा वो लोग यूरोपियन चीज़ों को एक्सपेक्ट करना ज़्यादा रखे, तो उनके कारण उनके लिए भी वो बहुत ही यूजफुल और बेनिफिशियल होता। Wood's dispatch also argued that the European learning would improve that moral character of Indians। तो इसके कारण क्या होता था कि इंडियन लोगों का जो मोरल कैरेक्टर था वो उसके खिलाफ वो इसमें भी इम्प्रूव आया। It would make them a truthful and honest and thus supply the company with civilized servant who would be trusted and depend upon। तो उनसे ये सोचा उन्होंने कि अब वो लोग सिविलाइज हो गए हैं, वो ऑनेस्ट हो गए, वो ट्रूथली हो गए, तो अब हम लोग कोई सिविलाइज सर्वेंट अपॉइंट करना हो कंपनी के लिए इंडिया का, तो वो लोग अब कर सकते हैं और उन पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। और इट कुड बी नॉट instill in people a sense of duty and commitment to work, nor could it develop the skill required for administration। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड भी जो इश्यू हो, तो अगर अब उन्होंने ये सोच लिया कि ये स्टडी के कारण वो लोग सिविलाइज हो गए, तो वो सिविलाइज सर्वेंट अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी के थ्रू, इंडिया के लोग को ही अपॉइंट कर सकते हैं और प्रॉपरली उसके बारे में जान सकते हैं। Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British Education Department of the governor were set up to extend control overall matter regarding education। तो इससे क्या हुआ कि 1854 में ये वुड्स डिस्पैच के कारण बहुत सारे चेंजेस आए, और इसके कारण जो गवर्नमेंट ने है उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरा कंट्रोल अब ब्रिटिश लोगों पे डाल दिया, उनको हैंड ओवर कर दिया। Steps were taken to establish a system of university educations in 1857 while the सिपोइज रोज इन रिवोल्ट इन मेरठ। एक सिपोइज रोज वो खड़े हुए, सिपोइज मेरठ एंड दिल्ली में यूनिवर्सिटी वर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, एंड अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड अ ब्रिंग अबाउट द चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। मतलब कि जैसे उन लोगों ने स्कूल एजुकेशन में चेंजेस किए, तो साथ ही साथ अब उन लोगों ने कॉलेज भी बनाना शुरू कर दिया। तो ये जगह पे उन्होंने ये सारी इंस्टीट्यूट अप्लाई की जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को प्रायोरिटी दे सके। अब यहाँ पे है कि व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल। तो इन लोगों ने ये सब चेंजेस किया, तो अब जो लोकल स्कूल थी जिसको हम एनिशियंट टाइम पे पाठशाला बोलते थे, तब उनका क्या होगा। तो डू यू हैव एनी आइडिया हाउ द चिल्ड्रन वर टॉट इन अ प्री ब्रिटिश टाइम्स, एंड हैव यू एवर वंडर वेदर दे वेंट टू स्कूल
इफ देयर वर स्कूल तो व्हाट हैपन दिस अंडर द ब्रिटिश रूल, मतलब कि ब्रिटिश लोग रूल आने से पहले लोग कैसे पढ़ते थे और वो स्कूल जाते थे बच्चे और जाते थे, तो अब ब्रिटिश रूल आने के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे तो वो हम आगे स्टडी करेंगे। द रिपोर्ट ऑफ विलियम आदम। In the 1830th century, William Adam, a Scottish missionary, toured a district of Bengal and Bihar, मतलब कि एक इंग्लिश मैन था जिसका नाम था विलियम आदम, वो वो स्कॉटिश मिशनरी का टूर डिस्ट्रिक्ट का मेन हेड था। तो उनको ही हैड आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाक्यूलर स्कूल्स एंड द रिपोर्ट ऑफ आदम प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग, मतलब कंपनी ने उसको कहा कि आपको वो सब जगह एक जगह बिहार और बंगाल में जाके आप टूर करो और वहाँ पे जाके ये वर्नाक्यूलर स्कूल में एजुकेशन की क्या प्रोग्रेस है वो सब रिपोर्ट दो। तब उसने कैसे रिपोर्ट दिया और क्या हुआ वो हम स्टडी करेंगे। Adam found that there were over 1 lakh Pathshala in Bengal and Bihar. There were small institutes with no more than 20 students each, but the total number of children being taught in the Pathshala was considered over 20 lakh. मतलब कि एडम ने अपने रिपोर्ट में बोला कि वर्नाक्यूलर स्कूल मतलब कि जो पाठशाला है बंगाल और बिहार में कितनी है टोटल 1 लाख, और उसमें स्टूडेंट्स एक पाठशाला में मिनिमम 20 स्टूडेंट्स है, तो कुल मिला के 20 लाख स्टूडेंट्स है जो पाठशाला में स्टडी करते हैं। दिस इंस्टीट्यूट वर सेटअप बाय वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी, मतलब जो वेल्दी पीपल और जो लोकल लोग हो उनके लिए ये इंस्टीट्यूट था कि जो ज़्यादा पैसे खर्च ना कर सके वो लोगों के लिए। एट टाइम दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर, मतलब वो एक ही टीचर होता था जिसको वो लोग गुरु बोलते थे और उनके अकॉर्डिंग ये सब चलता था। तो ये सिस्टम कैसा था, फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल मतलब अपने हिसाब से कई बार टाइम हो तो करे, ना हो तो ना करे, ना उसका कुछ प्रॉपर टाइम रहता था, ना प्रॉपर फीस, ना प्रॉपर स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉपरली नहीं होता था, ना उनका कॉल रजिस्टर होता था, ना सेपरेट बिल्डिंग होती थी। अगर सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर 3rd या 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाना तो अलग अलग बिल्डिंग या क्लासरूम नहीं होते थे, सब साथ में मर्ज करके सब साथ में ही पढ़ते थे। तो ये सारा यहाँ पे इस टॉपिक में कहा गया है। और क्या था साथ ही में, सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ banyan tree, other places in the corner of village, shop or temple or the guru's home, मतलब कि उनके क्लासेस भी पर्टिकुलर जगह पे नहीं होते थे, कई बार बनियन ट्री के नीचे होते थे, कई बार टेम्पल के यहाँ पे होते, कई बार गुरु के घर पे होता था। और साथ ही साथ फीस डिपेंड ऑन इनकम ऑफ पेरेंट्स, फीस भी पेरेंट्स की इनकम पे डिपेंडेड होती थी। और ऐसा ही नहीं होता था कि and the rich had to pay more than the poor. Teaching was oral and the guru decided what to teach, मतलब टीचिंग भी ओरली होता था, ना नोट बुक्स टेक्स्ट बुक कुछ नहीं होता था, और गुरु डिसाइड करता था कि उनको आज क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेट आउट इन डिफरेंट, द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। तो आदम ने जब ये सब देखा तो उसको लगा कि ये सब सही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि उस सिस्टम को फ्लेक्सिबल करना सोचा। For instance, classes were not held during the harvest time when the rural children often work in the field. तो साथ ही साथ क्या होता था कि ये फिक्सेबल नहीं, फिक्सेबल थी, तो फ्लेक्सिबल, सॉरी दैट इज फ्लेक्सिबल, तो ये फ्लेक्सिबल था। तो फ्लेक्सिबल में क्या होता था कि कहीं हार्वेस्टिंग टाइम हो तो रूरल के बच्चे होते हैं तो जो गाँव के लोग वो अपने पेरेंट्स को हार्वेस्टिंग में हेल्प करने के लिए चले जाते थे, तो वो लोग उस टाइम पे स्टडी नहीं कर पाते थे, तो उनका कुछ प्रॉपर रूटीन नहीं था। तो ये सब देखते ये आदम ने ये सोचा कि इसमें चेंजेस तो लाना पड़ेगा और ये रूटीन में चलाना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, अप टू द मिडनाइट सेंचुरी द कंपनी वॉज conquered the primarily with higher education, so it allowed the local पाठशाला to functions विदाउट मच इंटरफियरेंस, मतलब कि वो पाठशाला में भी अब इंटरफियरेंस पहले तो नहीं करते थे, पर अब उन लोगों ने पाठशाला में भी इंटरफियरेंस करना शुरू कर दिया। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाक्यूलर एजुकेशन। तो आफ्टर 54 के बाद उन लोगों ने वर्नाक्यूलर एजुकेशन में भी चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया, एंड इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर within the system, imposing routines, establishes rule and ensuring rule inspections, ruling inspection and regular inspection। मतलब कि इनमें भी अभी हो गया है कि रेगुलर सब कुछ करना पड़ेगा, बच्चे को प्रॉपर टाइम पे आना पड़ेगा, पर्टिकुलर फीस भी डिसाइड कर दी, और साथ ही साथ सब कुछ रूटीन के हिसाब से शुरू कर दिया। और गुरु को भी बोला गया कि सबमिट द पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक द क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल। Teaching was now to based on textbook and learning was to be tested through the
एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब कि टीचिंग को भी अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ाना शुरू कर दिया और टेस्ट वगैरह भी एनुअली उसके हिसाब से ही लेने पड़ेंगे, ऐसा गुरु को बोल दिया गया। एंड स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फी, अटेंड अ रेगुलर क्लासेस एंड सिट ऑन फिक्स्ड सीट एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। तो ये सब चेंजेस है कि बच्चों को प्रॉपरली फी देनी पड़ेगी, क्लास प्रॉपरली अटेंड करना पड़ेगा और पर्टिकुलर जगह पे बैठना पड़ेगा। पहले क्या होता था, ये फ्लेक्सिबल होता था कि कहीं भी बैठ सकते थे, किसी को आना हो तो आ सके, ऐसा सब कुछ था। तो पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू द गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब ये सब उसको गवर्नमेंट में से ग्रांट भी मिलती थी जिसके कारण न्यू बिल्डिंग्स वगैरह भी कंस्ट्रक्ट कर सके। Those who were unwilling to work within the new system received no government support, मतलब कि जो लोग उनमें काम करने के लिए रेडी नहीं हो तो उन लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता था। The new rules and routines had another consequence in the earlier system, मतलब धीरे धीरे उनमें भी पुअर चिल्ड्रन थे, फिर उनको भी स्कूल क्या है प्रॉपर मैनर्स के साथ उनको भी फिर इस सिस्टम से थ्रू पढ़ाया गया। अब अनदर टॉपिक है द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। अब नेशनल एजुकेशन का एजेंडा मतलब क्या किया उन लोगों ने, तो ब्रिटिश ऑफिशियल वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट द एजुकेशन इन इंडिया। फ्रॉम अर्ली 19th century many thinkers from different part of the India began to talk a need for a wider spread of education, मतलब वो इंडिया तक ही नहीं, उस थिंकर ने उन लोगों ने सोचा कि वो उस एजुकेशन को वर्ल्ड के बहुत सारे जगह पे स्प्रेड करना चाहते थे। Impressed with the development in Europe, some Indians felt the Western education would help the modernize India, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करने के बाद वो इंडिया में मॉडर्नाइज मतलब मॉडर्न बहुत सारे चेंजेस हुआ। एंड दे आर्ग्यू द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी टू स्पेंड मोर मनी ऑफ फॉर एजुकेशन एंड यू विल रीड अबाउट सम दिस एफर्ट, मतलब कि उन्होंने फिर बोला कि आप लोगों को, थिंकर्स ने बोला कि आप लोगों को और ज़्यादा स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस वगैरह बनाना चाहिए और इसमें पैसे खर्च करने चाहिए। तो इससे फिर क्या इफेक्ट हुई वो हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। There were other Indians, however, who react against the Western education. तो कई ऐसे भी इंडियंस थे जो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे, उसमें थे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। They too such individual, तो उन्होंने उनके बारे में क्या कहा वो अब हम इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस, मतलब इंग्लिश एजुकेशन है, वो गांधी जी ने ये सेंटेंस बोला है कि इंग्लिश एजुकेशन है वो हमको एनस्लेव्ड मतलब नौकर बना देता है, ना ही हम फ्रीली सोच सकते हैं। तो महात्मा गांधी आर्ग्यू दैट द कॉलोनिकल एजुकेशन क्रिएटेड सेंस ऑफ इन्फेरिटी द माइंड्स ऑफ इंडियन, मतलब कि इंडियन के माइंड में वो लोग ये सेटअप कर दिया ब्रिटिश लोगों ने कि ये वेस्टर्न एजुकेशन है वो इन्फेरिटी है, मतलब सुपीरियर है, और जो इंडियन एजुकेशन है वो इतना सुपीरियर नहीं है। तो इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज अ सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड दे हैड देयर ओन कल्चर, मतलब ये वो सिखाना चाहते थे कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन है वही प्रॉपर है और जो हमारा प्राइड है कल्चर के प्रति वो सब वो खत्म करना चाहते थे। एंड देयर वॉज अ पॉइजन इन दिस एजुकेशन, और गांधी जी ये भी कहते थे कि एजुकेशन का पॉइजन है, धीरे धीरे एजुकेशन में जहर भर रहे। सेड महात्मा गांधी, इट वॉज सिंफुल इन स्लेव इंडियंस इन कास्ट एविल स्पेल ऑन देम चार्म्ड बाय द वेस्ट अप्रिसिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट इंडियन एजुकेटेड इन दिस इंस्टीट्यूट बिकम द एडमायरिंग ब्रिटिश लूट। धीरे धीरे वो बोल रहे थे कि पूरे जगह पे कवर कर लेंगे और इंडिया के एजुकेशन का एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके रिलेटेड लोग कुछ जानते ही नहीं होंगे और ब्रिटिश थ्रूली पूरा उन पे चलता होगा। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट he urged the student to leave the education institute in order to show the British Indian no longer willing to be slave। तो उन्होंने बोला स्टूडेंट्स को कि आप लोगों को क्या करना है कि उनके अपोज में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है कि हम ये ब्रिटिश एजुकेशन नहीं स्टडी करेंगे। तो उन्होंने स्ट्रांगली अपोज करने को बोला और बोला कि महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट द इंडियन लैंग्वेज इज ought to be a medium of teaching and education in English crippled Indians। तो वो बोलना चाहते थे कि strangers in their own lands। तो इसे ये लगता था कि जो जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज बोला मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज बुरी नहीं पर हम वेस्टर्न कल्चर को और वेस्टर्न लैंग्वेज को और एजुकेशन को फॉलो करेंगे तो हमें हमारे लैंड पे स्ट्रेंज पीपल दिखेंगे। तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया। उन्होंने बोला कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है टेक्स्ट बुक के साथ, और ये लोग अगर आप ये सब नहीं समझोगे, बहुत से लोगों को कंबाइन करके उन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया और लोगों को बोला कि आप प्रवोक मत हो,
किससे प्रभावित मत हो, यूरोपियन या इंग्लिश एजुकेशन से, ब्रिटिश एजुकेशन से। और ये आपको अपने ही लैंग्वेज में ढालना चाहते हैं, अपने ही कल्चर को फॉलो कराना चाहते हैं, तो आप अपना कल्चर, अपनी प्राइड, ये सब मत घुमाओ, ये सब उन्होंने बोला। तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो भी क्या थे कि वो भी टैगोर्स एबोर्ड ऑफ पीस, मतलब कि वो उन्होंने ऐसा स्ट्रांगली अपोज नहीं किया महात्मा गांधी की जैसा, पर उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है, जो ये ब्रिटिश एजुकेशन है, हमें क्या करना चाहिए कि उनमें से जो गुड थिंग्स है उसको कलेक्ट करना चाहिए, उसको एडॉप्ट करना चाहिए, और इंडिया की जो चीज़ है उसको एडॉप्ट करके एक दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक प्रॉपर एजुकेशन करना चाहिए। कि रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूट इन 1901 एज अ चाइल्ड। टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल, मतलब कि जब वो छोटे थे तो उनको भी स्कूल जाना पसंद नहीं था। ही फाउंड टू सफोकेटिंग एंड ऑपरेसिव द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन, मतलब कि वो भी बच्चे थे तब उनको सफोकेटिंग होता था, उनको भी जेल जैसा महसूस होता था। वो बोलते थे कि द एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल डे इन कलकत्ता। फिर उन्होंने कलकत्ता में स्टडी किया तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ये बताया कि जो बच्चे होते हैं उनको जो पढ़ना चाहिए उनको अपने हिसाब से ग्रो करने का मौका देना चाहिए, उनको उनकी डिज़ायर, उनके थॉट्स प्रॉपरली फॉलो करने की ज़रूरत है और देना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि टैगोर वॉज द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इंकरेज ओनली विद इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब उन्होंने बोला कि बच्चों को टेक्स्ट बुक नहीं पर एक क्रिएटिव लर्निंग भी करना चाहिए। तो उन्होंने उनके लिए एक प्रॉपर जगह ढूंढी, जिस जगह को अभी हम शांति निकेतन के नाम से जानते हैं। और मैनी सेंस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट द एजुकेशन इन सिमिलर वे, मतलब इन दोनों की एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें मतलब कि वो मिलती थी, और देयर वर हाउएवर डिफरेंस टू, मतलब कि वो एक दूसरे की बातें तो मिल रही थी पर साथ ही साथ उन दोनों में डिफरेंस भी ये था कि गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल of Western civilization and its worship of machines and technology, but the Tagore wanted to combine the elements of modern Western civilization with what, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि दोनों में एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी तो थी, पर जो गांधी जी थे उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था वेस्टर्न कल्चर को और वेस्टर्न एजुकेशन को। पर रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि हमको उसमें से जो गुड थिंग्स है वो लेके प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। Many individual and thinkers were thus thinking about the way of national education system could be fashioned. Some wanted to changes within the system set up by the British, मतलब कई thinkers भी वो ब्रिटिश के जो एजुकेशन थे उसमें बहुत सारे चेंजेस चाहते थे। Other argue that alternative system be created so the people were educated in a culture that was truly national, मतलब कि उन्होंने बोला कि आपको एजुकेशन रखना है, वेस्टर्न वाला रखे, प्रपोज ये किया और आर्ग्यू भी की कि आप अल्टरनेटिव जैसा रखें, मतलब कि आज आप अगर ब्रिटिश लैंग्वेज से मतलब ब्रिटिश एजुकेशन पढ़ा रहे हो तो दूसरे दिन आप इंडियन एजुकेशन भी पढ़ाओ, तो इससे क्या होगा कि दोनों में इंटरेस्ट रहेगा और ये जो नेशनल का जो ट्रूली लव है, मतलब कि देश के प्रति ये जो सब जिसकी जो अफेक्टनेस है वो भी नहीं प्रॉब्लम होगी। Who was the define what was truly national? The debate about this national education to be ought to be continued till after independence. तो इसी के कारण ये सब आर्ग्यूमेंट हुआ, तो इसी के कारण नेशनल एजुकेशन में जो डिबेट हो तो उसमें नेशनल एजुकेशन इंडिपेंडेंस होने के बाद भी वो स्टडी करवाते गए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल दी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया कि ब्रिटिश लोगों ने इंडियन एजुकेशन को, इंडियन लोगों को सिविलाइज अनसिविलाइजिंग बोला और उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया, उसके ऊपर जो हमारे इंडिया के थिंकर्स है जैसे कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, उन लोगों ने कैसे अपोज किया और किस तरीके से उन्होंने फाइट की, ये सब हमने स्टडी किया। और इसको आपको प्रॉपर समझने के लिए वीडियो के बाद अब ये चैप्टर टेक्स्ट बुक में रीड करेंगे सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। थैंक यू।